हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि पावर फैक्टर क्या है। तो आज हम पावर फैक्टर को एक बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। हम डेफिनेशन से ही पूरा पावर फैक्टर को समझ लेंगे। ठीक है, तो पावर फैक्टर की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो पावर फैक्टर क्या है हमारा? कोसाइन ऑफ एंगल। ठीक है ना, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल रहेगा इन द फॉर्म ऑफ कोसाइन, उसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हम इनडायरेक्टली बोले तो पावर फैक्टर क्या निकला हमारा? पावर फैक्टर हमारा निकला कोस ऑफ फाई। ठीक है, यही है ना डेफिनेशन की, कोसाइन ऑफ एंगल। ठीक है, ये कोसाइन आ गया और ये आ गया एंगल। ये एंगल किसके, ये जो फाई है ये किसके बीच में है? ये है वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, तो मतलब हमें जब भी पावर फैक्टर निकालना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इसकी, फाई की। अगर हमारे पास फाई है तो हम पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें अब फाई को समझना पड़ेगा कि ये फाई है क्या। मतलब ये जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमने एंगल देखा, ये एंगल एक्चुअली बनता कैसे है और कहाँ से आता है। अगर ये एंगल निकल आएगा तो पावर फैक्टर भी निकल आएगा। दोस्तों, वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक्चुअली एक तरीके का प्रेशर है जो कि करंट को फ्लो करवाने के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, बिना वोल्टेज के करंट जो है वो कभी फ्लो नहीं कर सकता। मान लो जैसे कि हमारा एक लोड है, ये मान लो ये हमारा लैंप है। ठीक है, तो ये लैंप कब जलेगा? जब हम यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज का मतलब यहाँ पे जब हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक करंट फ्लो करेगा और ये लैंप जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, जो वोल्टेज और करंट का जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर है कि वोल्टेज रहेगी तभी करंट रहेगा। अब होता क्या है एक्चुअली, हमारे जनरली जो लोड होता है वो तीन तरीके का लोड होता है। ठीक है, या तो वो रेजिस्टिव लोड होगा, मतलब रेजिस्टेंस लोड होगा। ठीक है, नंबर वन है रेजिस्टेंस लोड। या तो हमारा इंडक्टिव लोड होगा। ठीक है, या तो हमारा इंडक्टिव लोड होगा या तो हमारा कैपेसिटिव लोड होगा। ठीक है, जनरली जो हमारा लोड रहता है वो या तो रेजिस्टिव या तो इंडक्टिव या तो कैपेसिटिव लोड रहता है। ठीक है, अब होता क्या है, जो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है, ठीक है, रेजिस्टिव लोड में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो हमारा लैंप हो गया। ठीक है, लैंप हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, इस तरह के जो इक्विपमेंट है उनका जो वो उनको हम कंसीडर करते हैं एक तरीके से रेजिस्टिव लोड में। ठीक है, और मैं इंडक्टिव लोड की बात करूं तो उसमें आता है हमारा फैन हो गया। ठीक है, सीलिंग फैन, टेबल फैन हो गया, हमारा ड्रिल मशीन हो गई हमारी। ठीक है, इस तरह के जो मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वो सारे आ जाएंगे हमारे इंडक्टिव लोड में। ठीक है, और अगर मैं कैपेसिटिव लोड की बात करूं तो ये हमें कहीं मिलता ही नहीं है। ठीक है ना, जो हमारा लोड है वो जनरली या तो इंडक्टिव की तरह होता है या तो रेजिस्टेंस की तरह होता है। ये वाला लोड हमें मिलता ही नहीं है। कैपेसिटिव लोड जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब पावर फैक्टर जो है वो इन तीन लोड पे ही डिपेंड करता है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि अगर हम इस फाई को निकाल लेंगे तो हमारा पावर फैक्टर निकल आएगा। तो ये जो फाई कहाँ से आएगा? ये फाई आएगा यहाँ से, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से। ये डिपेंड करेगा लोड के ऊपर। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लोड की बात करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लोड में मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब कि लैंप हो गया, जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है हमारा येलो लाइट वाला, या तो हीटर हो गया, गीजर हो गया, इस तरह के जो इक्विपमेंट है वो आएंगे हमारे रेजिस्टेंस लोड में। ठीक है, तो इस तरह के लोड में एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप देखोगे, ये मान लो हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही मैं किसी लैंप को चलाता हूं तो वहां पे मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ये वो वाली वोल्टेज आ गई। ठीक है, और ये मेरा आ गया करंट का वेवफॉर्म। ठीक है, अब होता क्या है, रेजिस्टेंस लोड में जो जीरो क्रॉसिंग होती है वोल्टेज और करंट की वो सेम होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जीरो पे दोनों वोल्टेज और करंट क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ जीरो पे दोनों वोल्टेज और करंट क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पे भी जीरो पे ही वोल्टेज और करंट क्रॉस कर रहे हैं। मतलब इनकी जो जीरो क्रॉसिंग है वो सेम है। इस चीज को हम बोलते हैं इन फेस। ठीक है ना, इस चीज को हम बोलते हैं इन फेस, मतलब वोल्टेज और करंट आपस में इन फेस हैं। जब जीरो क्रॉसिंग सेम रहेगी वोल्टेज और करंट की तो हम उसको बोलेंगे इन फेस। तो रेजिस्टेंस लोड के केस में क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज रहता है वो करंट के साथ क्या होता है? इन फेस होता है। ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये इन फेस है, इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है। ठीक है, ये वोल्टेज का वेव फॉर्म, ये करंट का। अगर फेजर डायग्राम से देखें तो ये करंट है, ये वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है।
कोई भी एंगल नहीं है मतलब ये इन फेस है। तो यहाँ पे फाई क्या है, फाई है 0। जो हम फाई की बात कर रहे थे यहाँ पे, ये जो फाई है हमारा, ठीक है, कोस ऑफ फाई, पावर फैक्टर वाला फाई। फाई क्या था, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल, मैंने पहले भी बताया वोल्टेज एंड करंट के बीच में एंगल। तो ये जो एंगल है ये क्या है, एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस लोड के केस में ये 0 है, 0 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो अगर हम यहाँ से कोस फाई निकालें, कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस फाई, ठीक है, सॉरी, कोस फाई को निकालें तो कोस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। तो कोस ऑफ 0 डिग्री क्या होता है हमारे पास, 1। तो जो हमारा पावर फैक्टर आया रेजिस्टेंस लोड के लिए वो क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लोड में हमेशा पावर फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। सेकंड हमारा आता है इंडक्टिव लोड, ठीक है। इंडक्टिव लोड का मैंने आपको एग्जांपल बताया, सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, ड्रिल मशीन होगी, मिक्सर ग्राइंडर हो गया। जनरली जो भी हमारा मैक्सिमम लोड होता है वो इंडक्टिव ही नेचर ही होता है, हमेशा वो इंडक्टिव की तरह ही होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव लोड के केस में क्या होता है, एक्चुअली इंडक्टिव का मतलब होता है एक तरीके से, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, जब भी हम एक वायर को कुछ इस तरीके से हम जो है उसको टर्न में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी 5-6 टर्नें बना देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक इंडक्टर बन जाता है, ये हमको पता है, ठीक है। एक वायर को हम 5-7 टर्न में कन्वर्ट कर दें तो वो एक इंडक्टर बन जाता है। और इस इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी हम यहाँ पे जो है वो वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, ये करंट को अपोज करता है, ठीक है। जैसे ही इस इंडक्टर के अक्रॉस में एक वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो जैसे रेजिस्टेंस के केस में डायरेक्ट करंट जो हमारा फ्लो कर गया था, वैसे यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। ये क्या करता है, एक्चुअली ये इस करंट को अपोज करता है, ठीक है, उसको पीछे धकेलता है। करंट आगे तो पास होता है बट वो पीछे से आता है। इसको थोड़ा हम वेवफॉर्म के जरिए समझते हैं। हमारा वोल्टेज है और जो हमारा करंट है वो एक्चुअली लेट आएगा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब वोल्टेज जो है ये हमारा रहेगा करंट, ठीक है। तो अब क्या है कि वोल्टेज जो है वो पहले आ जा रही है और करंट जो है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा जीरो क्रॉसिंग है, ठीक है, जीरो क्रॉसिंग पे हमारा वोल्टेज पहले आ रहा है और करंट बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं फेस एंगल फाई, कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमारा एक तरह का डिले आया उसको हम फाई बोलते हैं, फेस एंगल फाई, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। वोल्टेज पहले आ रही है, करंट बाद में आ रहा है। हमने रेजिस्टेंस के केस में देखा, जो हमारी वोल्टेज थी और जो हमारी करंट था, ये दोनों क्या थे, इन फेस थे। इनकी जीरो क्रॉसिंग जो थी वो सेम थी, तो वो इन फेस थे, वहां पे कोई भी लैग नहीं था। अब यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज पहले आ गई, करंट बाद में आया। मतलब करंट क्या कर रहा है, करंट जो है वो लैग कर रहा है, ठीक है। करंट क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है बाय एंगल फाई, ठीक है। और अगर हम फेजर डायग्राम से देखें तो ये हमारा वोल्टेज है और जो हमारा करंट है वो क्या है, वो लैग कर रहा है। लैग कर रहा है मतलब वो पीछे रह रहा है, वाई एंगल फाई। और यही फाई हमें चाहिए पावर फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि पावर फैक्टर क्या है, कोस ऑफ फाई, ठीक है। अब मान लो कि ये एंगल जो है वो है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है तो कोस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.866, ठीक है। कोस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.866, मतलब कि जो हमारा पावर फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, 0.866 इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड, ठीक है। और रेजिस्टिव लोड के केस में हमने कितना देखा था, 1 को हम यूनिटी वी बोलते हैं, ठीक है। 1 को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी वी बोलते हैं। और इंडक्टिव लोड के केस में क्या आया हमारा 0.866। अब होता क्या है कि इंडक्टिव लोड के केस में जो पावर फैक्टर है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर पावर फैक्टर यहाँ पे कितना है, सॉरी फाई जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये एंगल वेरी कर सकता है एज पर इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टेंस मतलब उस इंडक्टिव लोड के अकॉर्डिंग। जितना ज्यादा लोड इंडक्टिव होगा उतना ही ज्यादा पावर फेस एंगल फाई होगा और उतना ही कम हमारा पावर फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये जो फाई एंगल है ये वेरी कर सकता है एज पर इंडक्टेंस ऑफ द लोड, ठीक है। तो हर एक इंडक्टिव लोड के लिए हमें अलग से कोस फाई मिलेगा, मतलब अलग से पावर फैक्टर मिलेगा। तो इंडक्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर रहता है, हम उसको बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। इंडक्टिव लोड के केस में जो हमारा पावर फैक्टर रहता है वो कौन सा रहता है, वो लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। लैगिंग क्यों बोला हमने, क्योंकि करंट लैग करता है वोल्टेज से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड। और हम रेजिस्टिव लोड के केस में हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। वहां पे हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। दो कंसेप्ट आए अभी तक, एक यूनिटी पावर फैक्टर वो कहां पे मिलेगा, रेजिस्टिव लोड के केस में, क्योंकि वहां पे वोल्टेज और करंट इन फेज थे।
और इंडक्टिव लोड के केस में हम बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। थर्ड जो हमारा लोड आता है वो आता है हमारा कैपेसिटिव लोड। ठीक है, कैपेसिटिव लोड जो है वो एक्चुअली नील के बराबर है, ये हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब कैपेसिटिव लोड में क्या है, जैसे वहां पे इंडक्टर था इंडक्टिव लोड में, यहाँ पे कैपेसिटर का काम है। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है, सबको पता है। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर की भी एक प्रॉपर्टी रहती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ये वोल्टेज आ गया, ये करंट आ गया। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करता है, ये चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये वोल्टेज को अपोज करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। अब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारा आ गया करंट का वेवफॉर्म। ठीक है, ये मेरा आ गया करंट का वेवफॉर्म और ये आ गया मेरा वोल्टेज का वेवफॉर्म। ठीक है, इन केस ऑफ कैपेसिटिव लोड कुछ इस तरीके से रहेगा कि करंट जो है वो पहले आ जाएगा और वोल्टेज जो है वो बाद में आएगी। अगर आप जीरो क्रॉसिंग देखो, ये जीरो क्रॉसिंग करंट की है, ये वोल्टेज की है, दोनों की जीरो क्रॉसिंग अलग अलग है, मतलब इनके बीच में एक फेस डिफरेंस है, दैट इज दी फाई। ठीक है, और ये जो फाई है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से। लीड कैसे कर रहा है? क्योंकि ये पहले आ रहा है तो ये लीड कर रहा है, अगर ये बाद में आता तो ये लैग करता है, जैसे कि इंडक्टिव में करा था। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय एंगल फाई। और अगर हम फेजर डायग्राम से देखें तो ये हमारा वोल्टेज है और करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। ये हमारा करंट है और करंट क्या कर रहा है, करंट ये लीड कर रहा है बाय एंगल फाई। और यही फाई हमारा पावर फैक्टर बताएगा, कोस ऑफ फाई इज इक्वल टू कोस ऑफ, अब मान लो ये फाई फिर से अगेन हम 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो कोस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.866। सेम पावर फैक्टर आया जैसे कि वहां पे आया था इंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ 30 डिग्री एंगल। बट यहाँ पे जो पावर फैक्टर को हम बोलेंगे वो बोलेंगे लीडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे 0.866 लीडिंग। इन केस ऑफ कैपेसिटिव लोड पावर फैक्टर जो है वो क्या रहेगा, लीडिंग इन नेचर रहेगा, जो हमने पहले किया। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर आया था इंडक्टिव लोड के केस में 0.866 सेम आया था, बट ये कौन सा था, ये था लैगिंग। ठीक है, ये था लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि करंट जो है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से। बट अगर मैं लीडिंग की बात करूं तो करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से। ठीक है, तो कैपेसिटिव लोड के केस में हम क्या बोलेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, इसके केस में क्या आएगा हमारा, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग का मतलब आप समझ गए कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से। ठीक है, पावर फैक्टर सेम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 0.866 निकला तो इंडक्टिव में भी 0.866 था, बट दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। वो और डिफरेंस क्या है, लीडिंग और लैगिंग का। ठीक है, तो कैपेसिटिव लोड के केस में पावर फैक्टर जो है हमें लीडिंग मिलेगा। तो इस तरह से हमने तीनों केसेस में पावर फैक्टर को समझा। ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में अगर हम देखें तो हमें यूनिटी पावर फैक्टर मिला, अगर हम इंडक्टर के केस में देखें तो हमें जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर मिला, और अगर हम कैपेसिटर के केस में देखें तो हमें कौन सा मिला, लीडिंग पावर फैक्टर मिला। तो इस तरह से आप पावर फैक्टर को निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको इस तरह के वीडियोस लेके आते रहते हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।